हाय नर्सेस, कैसे हैं आप? क्या आपको एक चीज़ पता है? ईयर 2023 से लेके ईयर 2025 तक NCSBN, जो कि NCLEX RN का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च करी और उसके नतीजे हैरान कर देने वाले हैं। नंबर 1 रीज़न जिसकी वजह से नर्सेज अपना NCLEX RN क्लियर नहीं कर पाती हैं, वो है रिकॉग्नाइजिंग द क्लिनिकल क्यूज। अब ये क्लिनिकल क्यूज क्या होते हैं? क्लिनिकल क्यूज वो हिंट होते हैं जिनको हम लोगों ने एकदम से एनालाइज करना है, उनको एड्रेस करना है, और अगर वो हमारे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं है तो फर्दर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है या अदर टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है इन ऑर्डर टू इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि असेसमेंट से स्टार्ट होती है। इफ़ यू आर नॉट गुड एट असेसमेंट, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द अर्ली क्लिनिकल क्यूज। तो इसके बारे में आज बात होगी, हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम इसके बारे में ये बात करेंगे क्यों ये NCLEX RN का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्यों नर्सेज ये नहीं कर पाती हैं, और इस कंपोनेंट में मास्टर कैसे बने। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन नर्सेज के लिए जो NCLEX RN अटेम्प्ट करने जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, NGN NCLEX RN नेक्स्ट जनरेशन एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें के अनफोल्डिंग और स्टैंड अलोन केस स्टडीज़ आनी शुरू हो गई थी, और ये ग्रेजुअली अपना क्लिनिकल जजमेंट वाला जो पैरामीटर है, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये अनुमान है कि आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा इनको नीड रहेगी इस चीज़ में, वो ये रहेगी कि नर्सेज जो हैं वो इमरजेंसी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करती हैं और टाइमली रिस्पॉन्ड करती हैं, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर पेशेंट की लाइफ जो है वो डिपेंडेंट है। अब देखिए, हमारे पास NCLEX RN में केस स्टडी पे भी क्वेश्चंस होते हैं और नॉन केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी होते हैं। तो इनिशियली ये था, जब 2023 में NCLEX RN चेंज हुआ तो जो अनफोल्डिंग और स्टैंड अलोन केस स्टडीज़ थी उनमें क्लिनिकल क्यूज़ वाले ज़्यादा क्वेश्चन डाल रहे थे। लेकिन अब जो रीसेंट ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस नहीं भी हैं उनमें भी ये क्लिनिकल क्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे कि ये थोड़ा वाइटल्स में चेंज दे देंगे, लैब वैल्यू में चेंज दे देंगे, राइट, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये सिम्टम्स में चेंज दे देंगे, और ये उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आप एज अ नर्स अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप पेशेंट की इन चीज़ों में चेंजेस को नोट करते हो और फर्दर नीचे जो एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए वो आप ले पा रहे हो कि नहीं। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं असेसिंग और रिकॉग्नाइजिंग द क्लिनिकल क्यूज। अब ये है कि ज़्यादातर जो क्लिनिकल जजमेंट कैटेगरीज हैं जिनमें से आपको NCLEX में क्वेश्चन आता है, तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत ज़्यादा नर्सेज जो हैं वो डरती हैं। सबसे जो नर्सेज जो कि इस पैरामीटर में सबसे ज़्यादा फेल होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल पेशेंट में डिफरेंस नहीं कर पाती। आपको ये नहीं पता चल पाता कि एयरवे का ब्लॉक होना किसी भी पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है विद इन सेकेंड्स, मिनट्स भी नहीं, सेकेंड्स। और अगर आप ये नहीं देख पाते कि किसी अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट की पेन एकदम से रिलीव हो गई है, तो आपको पता ही नहीं है कि आपका पेशेंट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, और आपको ये नहीं पता कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की ECG का पैटर्न कैसे होता है, तो आप स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल पेशेंट को कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है NCLEX RN का प्रिपरेशन करते हुए प्रायोरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट प्लस डिसीज कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट के कुछ साइन एंड सिम्टम आपके क्वेश्चंस में ऐसे दिए होते हैं जो कि सबसे पहले अटेंशन सीकिंग होने चाहिए रादर देन अदर थिंग्स, एंड इसको मैं बोलूँगी कि रिकॉग्नाइजिंग द लाइफ बिफोर कंफर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट है, उसको 2 कंप्लेंट्स हैं, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है प्लस उसको पेन हो रहा है। अगर आप ये कोशिश करोगे कि मैं पेन को पहले ठीक कर दूं विच इज़ रिलेटेड टू कंफर्ट, और रेस्पिरेटरी रेट के ऊपर आप ध्यान ना दो, तो भी आप क्लिनिकल क्यूज जो हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाएंगे, और इस पैरामीटर में बिलो द पासिंग स्टैंडर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा अपनी रिपोर्ट में। तो बेसिकली लाइफ बिफोर कंफर्ट प्रायोरिटीज आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि LPN और RPN
रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स प्लस यूएपी या पीएसडब्ल्यू, इनको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ रजिस्टर्ड नर्स मैनेजर आप देते हैं? अगर आपको अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस का नहीं पता है, अगर आपको एलपीएन या पीएसडब्ल्यू के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस का नहीं पता है, तो आप उनको क्रिटिकल पेशेंट दे देंगे। अब क्रिटिकल पेशेंट कौन सा है पहले ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और फिर उस पेशेंट को एलपीएन को असाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते ये डिसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए जब एनक्लेक्स आरएन के लिए आप जाते हो ना, तो हम अपनी क्लास में आपको स्कोप ऑफ प्रैक्टिस पे एक पूरा लेक्चर देते हैं, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक एलपीएन को असाइन कर रही हूँ तो ये अनस्टेबल पेशेंट मैं उसको असाइन कर भी सकती हूँ कि नहीं। तो एज अ रूल अनस्टेबल पेशेंट कभी भी एलपीएन के पास नहीं होता है। जो अनस्टेबल पेशेंट होता है वो सिर्फ आरएन लेती है, जो जिसके वाइटल्स जो हैं वो क्रिटिकल लेवल के हैं, या जिसके लैब्स डिटीरियोरेट हो चुकी हैं, या वैसे ही वो साइन शो कर रहा है कुछ लाइफ थ्रेटिंग, तो वो कभी भी एलपीएन को नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ हम लोग जो हैं ये भी हमें देखना चाहिए कि फर्स्ट एक्शन कौन सा लेना है, नेक्स्ट एक्शन कौन सा लेना है। अब बहुत बार ये होता है कि जो चीज़ फर्स्ट करनी चाहिए आप उसको छोड़ के नेक्स्ट वाली चीज़ को टिक कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और दूसरे पेशेंट को आर्टेरियल ब्लीड हो रहा है बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। तो आप इसमें क्या चूज करोगे? आपका दिमाग ये बोलेगा कि मैं हाइपोग्लाइसेमिया को चूज करूंगी, लेकिन नहीं, आर्टेरियल ब्लीड वाले पेशेंट को चूज करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक सीवियर लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है, जबकि हाइपोग्लाइसेमिया की जो मैंने वैल्यू बोली है आपको वो मॉडरेट है, दैट इज़ नॉट सीवियर, ठीक है। तो इस केस में आप जो आर्टेरियल ब्लीड वाला क्लाइंट है उसको पहले चूज करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आजकल एनक्लेक्स का ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एनक्लेक्स आरएन ज़्यादा उन पे फोकस कर रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको एनक्लेक्स आरएन चाहता है कि आपको पता हो, ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं पुरानी लैब वैल्यूज़ पे अटके हुए होते हैं, और हम कई बार क्या करते हैं, जैसे वो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रोटोकॉल, नाइट्रोग्लिसरीन का पहले प्रोटोकॉल ये था कि आप 3 टेबलेट लेंगे और 3 टेबलेट लेके 5-5 मिनट लगा के अगर नहीं ठीक हो रहा तो आप 911 कॉल करेंगे। लेकिन जो न्यू इनका आया है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोटोकॉल आप 1 टेबलेट लेंगे, अगर 5 मिनट्स तक ठीक नहीं होता है और आपको ये लग रहा है कि वो पहले से ज़्यादा डिटीरियोरेट होता जा रहा है, आप तभी 911 को कॉल कर देंगे। अगर फर्स्ट टेबलेट लेके आपको ऐसे लग रहा है कि पहले से बेटर है लेकिन बिल्कुल टोटली ठीक नहीं है, देन यू टेक द सेकेंड टेबलेट। आप देखें कि पहले से बेटर है लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है, देन यू टेक द थर्ड टेबलेट। आप देखेंगे कि अगर आप उसके बाद ठीक हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे देन कॉल 911। और ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की अपडेटेड गाइडलाइंस हैं, ठीक है। और अगर आप ये सोच के जाते हैं अपने एग्ज़ाम में कि ठीक है मुझे तो मतलब इसी कॉन्सेप्ट का पता है कि 3 टेबलेट लेके 5 मिनट वेट करके फिर ही कॉल करनी है, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं उनके साथ आपको एट पार रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं आपके क्वेश्चंस में, उनको आपने हाईलाइट करना होता है, तभी आप क्यूज को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा रहा है, यूरिन आउटपुट जो है उसका 30 ml पर आवर से कम है, तो ये रेड फ्लैग है, इसको हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि यूरिन आउटपुट इज अ मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ शॉक। अब अगर ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है तो आप इस चीज़ को इग्नोर करके निकल जाएंगे और एनक्लेक्स पास नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि कुछ फाइंडिंग होती हैं जो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन के साइंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पेशेंट की मेस्टेक्टमी हुई है तो उसमें जो ड्रेन लगेगी उसमें ड्रेनेज अमाउंट काफ़ी कम आना चाहिए, स्कैंट, राइट। अगर वो ड्रेनेज अमाउंट लेट अस से 70 ml से ज़्यादा है और चलो सीरोस एंड ज्यूनस ही है, लेट इट नॉट बी ब्लडी, लेकिन 70 ml से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे इतना सारा डिस्चार्ज क्यों आ रहा है। लेकिन वही अगर अपेंडेक्टमी के बाद उसके साथ साथ पेरिटोनाइटिस हो गया था, अपेंडेक्टमी हुई, वो सर्जरी हुई और उसके बाद ड्रेन पड़ी हुई है, आपको पता है उसमें प्रोफ्यूज ड्रेनेज आता है,
उसमें ये नहीं है कि अगर 70 ml से ज़्यादा आ गया तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है कि पेंडेक्टमी की सर्जरी के बाद अगर विद पेरिटोनाइटिस है तो प्रोफ्यूज ड्रेनेज आएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन किसी और जगह पे सर्जरी हो रही है, उसमें से ड्रेनेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे इन्फॉर्म करना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स होंगी, जो कि नॉर्मल होंगी, जैसे कि 4 महीने की उम्र तक के बच्चे में भैंगापन होना इज़ एक्सपेक्टेड फाइंडिंग हो सकता है, लेकिन 4 महीने की उम्र के बाद भैंगापन होना इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। ओके, दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, और इसके साथ साथ हम लोगों को ऐसे एक्शंस चूज करने होंगे जिनसे हमारे पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर हो, उनकी जान बच सके और उनकी कंडीशन फर्दर डिटीरियोरेटेड ना हो। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा जिनके बारे में आज हमने बात की है, जैसे हमने प्रायोरिटी की आज बात की, फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, नेक्स्ट क्या लेना है, हमने लाइफ ओवर कंफर्ट की बात की, हमने रिकॉग्नाइजिंग क्लिनिकल क्यूज़ की बात की, असेसमेंट में अगर कोई गड़बड़ है उसको देखना है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने बात की एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स वर्सेस कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप एनक्लेक्स आरएन क्या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, क्योंकि पूरी की पूरी नर्सिंग जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। और अगर आपको एनक्लेक्स आरएन की बेस्ट क्लासेस चाहिए तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उन नंबरों में हमें कॉन्टैक्ट करें और बन जाएं चैंपियन। थैंक यू सो मच नर्सिस, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि ये एक अकेला चैनल है जो इतनी सरल भाषा में आपको एनक्लेक्स आरएन, और एनक्लेक्स आरएन ही क्यों, दुनिया के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। तो जुड़े रहिए नवकिरण के साथ और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।